अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू सेफ हेवन फॉरेक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ कंसोलिडेशन इन फॉरेक्स मार्केट। अच्छा जी, कंसोलिडेशन को समझने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं कि बहुत सारे जब बिगनर ट्रेडर्स जब मार्केट के अंदर आते हैं, जब ट्रेडिंग भी ओपन करते हैं, तो उनको दो तरह की मूव्स दिख रही होती हैं, बुलिश या फिर बेरिश। फिर एक मूवमेंट आता है कभी कभार उनको जो है ना इस तरह से मार्केट में प्राइस रेंज होते हुए दिख रही होती है। इसको हम कंसोलिडेशन फेज भी कहते हैं। इसको हम ये भी कहते हैं कि मार्केट जो है ना या प्राइस जो है रेंज कर रही है। रेंज करने का मतलब ये होता है कि एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स तक कंसिस्टेंटली जो है ना वो मूव कर रही होती है प्राइस। इसका कोई प्रॉपर ब्रेक नहीं दे रही होती। ना तो मार्केट बेरिश है ना तो मार्केट बुलिश है। मार्केट बस एक बॉक्स के अंदर या समझ लें एक प्राइस रेंज के अंदर जो है ना कंसिस्टेंटली मूव कर रही होती है। अभी देखिए मिसाल के तौर पे मार्केट तकरीबन 42 पिप्स के आसपास जो है ना इसी के प्राइस रेंज के अंदर मूव कर रही है। कोई प्रॉपर एंट्री हमें नहीं दिखा रही कि मार्केट ने अगर बाय जाना है तो मार्केट पे ऊपर ही निकल जाए, या मार्केट ने अगर सेल जाना है तो मार्केट सेल ही हो जाए। तो इस वाले जो फेज़ को जो है ना हम कहते हैं कंसोलिडेशन फेज़। कंसोलिडेशन फेज। अच्छा जी, अब हम समझ लेते हैं कि कंसोलिडेशन बोलते क्यों है इसको। सिर्फ इस वजह से नहीं बोलते इसको हम कंसोलिडेशन के ना मार्केट की प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। मेनली इसका नाम रखने का यही मतलब होता है कि मार्केट ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रही है, बस एक फेस में घूम रही है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि कंसोलिडेशन फेज का मतलब कि मार्केट में कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। ना तो मार्केट बुलिश है ना तो मार्केट बेरिश है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ होती है वो ये होती है कि मार्केट जो है ना इसके अंदर लिक्विडिटी ग्रैब कर रही होती है, लिक्विडिटी स्वीप कर रही होती है। लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है वो मैं इसके हवाले से बात कर लेता हूँ। इसके अलावा तीसरी चीज़ ये होती है कि ना बायर्स इसमें ज़्यादा हैं ना इसमें सेलर्स ज़्यादा हैं, दोनों इक्वल अमाउंट। क्योंकि अगर बायर्स ज़्यादा होंगे तो ज़ाहिर बात है फिर मार्केट जो है ना एक तरफ से मूव करके फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगी। या अगर सेलर ज़्यादा होंगे तो मार्केट जो है ना वो इस तरह से रिटेस्ट करके मार्केट नीचे निकल जाएगी। तो इसमें मतलब क्या होता है कि दोनों जो है ना बायर्स और सेलर्स वो दोनों इक्वल अमाउंट में ना मार्केट डिसाइड कर पा रही है कि उसको बाई फेज पे जाना है ना सेल फेज पे जाना है। इसके अलावा जो चौथी चीज़ है वो ये है कि कंसोलिडेशन जो है ना वो इसलिए होती है जब मार्केट में कोई बड़ा मूव आना होता है या फिर बड़ा मूव आ चुका होता है, उसके बाद मार्केट जो है ना थोड़ा सा समझ लें एक तरीके से रेस्ट कर रही होती है कंसोलिडेशन फेज के अंदर। अब आप ये देखें कि मार्केट जो है ना लास्ट 3 दिन से 3 दिन 15 घंटे से समझ लो 3.5 दिन से जो है ना लगातार एक बुलिश इम्पल्स में थी मार्केट। अब मार्केट में जाहिर बात है मार्केट ने जब जिन लोगों ने प्रॉफिट्स यहाँ पे कलेक्ट किए होंगे तो उनको प्रॉफिट देने के लिए मार्केट के पास लिक्विडिटी भी होनी चाहिए, मार्केट के पास पैसे भी होने चाहिए। तो इस फेज़ में क्या होता है, जो न्यू बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं वो इस फेज़ में ना, अभी हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, आप जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच होंगे ना, तो कोई बिगनर जब ट्रेडर्स होते हैं तो उनको लगता है कि यार मार्केट के अंदर इतना तो मूव आ रहा है यहाँ पे बार बार। तो वो जब यहाँ से एक बुलिश इंपल्स देखते हैं यहाँ से फ़ौरन वो बाय कर लेते हैं। जब मार्केट इसका ब्रेक थ्रू नहीं करती है और आके वापस इनका स्टॉप लॉस ले लेती है, फिर लोग समझते हैं कि अच्छा मार्केट ने जो है ना इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो अब हम सेल करते हैं। जैसे ही वो इन जगहों पे सेल करना शुरू करते हैं मार्केट वापस बुलिश जाती है और फिर उनका स्टॉप लॉस ले लेती है। अब वो समझते हैं कि भाई अब तुम 2 दफ़ा चक्कर हो चुका है, एक दफ़ा बाय में स्टॉप लॉस लगा, एक दफ़ा सेल में स्टॉप लॉस लगा है। तो अब मार्केट ने इतना बड़ा मूव दे दिया, इतना बड़ा बुलिश इंपल्स दे दिया, 10 पिप की एक 5 मिनट कैंडल बना दी है। तो वो क्या करते हैं कि वो फिर से एक बुलिश एंट्री में बैठ जाते हैं। जैसे ही वो बुलिश एंट्री लेते हैं वहाँ पे मार्केट वापस नीचे आती है, इनका स्टॉप लॉस ले लेती है। तो इस तरह से जो है ना रिटेलर्स जो है अपना स्टॉप लॉस दे दे के मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे होते हैं। इसलिए आपको बोला जाता है कि इस फेज़ के अंदर मार्केट से दूर रहें, इसमें ट्रेड ना करें। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर, वो ये होती है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, वो यहाँ पे चुपचाप से ना अपने ऑर्डर्स प्लेस कर रही होती है। यानी जब बड़ी इंस्टीट्यूशंस जब ट्रेड करती हैं ना, तो उनका अमाउंट हमारी तरह कोई $100, $1000 या $5000 का अमाउंट नहीं होता। उनकी जो अमाउंट होती है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है। तो ज़ाहिर बात है जब वो मार्केट के अंदर ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो अब एकदम से सारे अगर ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो होता क्या है कि मार्केट एक डायरेक्शन में एकदम स्पीड से मूव कर जाती है। तो मार्केट में स्लिपेज लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और स्लिपेज बड़े प्लेयर्स को इस तरह से लग सकती है, मिसाल के तौर पे मार्केट जो है ना इस जैसे आप करेंसी लेने जाते हैं किसी शॉप पे या करेंसी एक्सचेंज पे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आपने उनको अपना कोई रुपीज़ का नोट दिया है और सामने से डॉलर लिया है तो आपने एक्सचेंजिंग किया आपस में। वैसे ही यूरो और यूएसडी का मतलब ये है कि अगर आप बाय कर रहे हैं तो जाहिर बात है, अगर आप यहाँ से बाय कर रहे हैं, क्या कहते हैं, आपने डॉलर्स बाय किए, तो सारी बात है कोई ना कोई वहाँ पे डॉलर सेल भी तो कर रहा होगा, कोई सेल कर रहा होगा तभी तो आप बाय कर रहे हैं उस एंट्री पे।
अब मिसाल के तौर पे इस प्राइस पॉइंट पे 1.19029 पर कोई सेलर ही नहीं है यहाँ पे, यानी मार्केट में कोई सेलिंग ही नहीं कर रहा। सेलिंग की लोगों ने यहाँ पे जो है ना एंट्रीज लगाई हुई होंगी अपनी, जिसको आप सेल ऑर्डर्स बोलते हैं, या बाइंग किसी ने यहाँ पे एंट्री लगाई होंगी, इसको बाय ऑर्डर्स बोलते हैं। तो होगा क्या कि जब कोई इंस्टीट्यूशन में बड़ा ऑर्डर आएगा ना, और उनके यहाँ पे मिसाल के तौर पे इंस्टीट्यूशन ने ऑर्डर दिया यहाँ पे $10 का, लेकिन मार्केट में इस प्राइस रेंज में जो है ना, सॉरी 10 यूरोस को ऑर्डर दिया, और मार्केट में इस प्राइस रेंज में सिर्फ और सिर्फ 6 यूरो पड़े हुए थे। जैसे ही उन्होंने प्रेस किया होगा ना बाय का बटन, तो मार्केट ने यहाँ से उनको 6 यूरो दे दिए होंगे, और मिसाल के तौर पर 4 यूरो जो बचे हुए हैं ना बाकी, वो कोई यहाँ पर या यहाँ पर कोई सेल कर रहा है। तो हुआ क्या होगा कि इनकी स्लिपेज लगी होगी, और वहाँ इनका जो ऑर्डर होगा ना वो यहाँ से जो है ना उन्होंने बाइंग की होगी। पहले उन्होंने बाई किया होगा 1.190.16 के आसपास। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे इनफ उनके पास सेलर्स नहीं होंगे, सेलर ऊपर बैठे हुए होंगे और वो मार्केट में बाइंग कर रहे हैं, तो जाहिर बात है उनको यहाँ पर उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ होगा। कुछ ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया होगा, कुछ यहाँ पर हुआ होगा। तो जाहिर बात है इस स्लिपेज को बचाने के लिए, और कम से कम, यानी जब आप फिबोनाची यूज़ करते हैं ना, तो आप कोशिश करते हैं कि जो है ना कम से कम प्राइस में आपको चीज़ मिल जाए। आप मार्केट जाते हैं तो आप ये बोलते हैं ना कि भाई हमें कम चीप प्राइस में जो है ना हमें कोई चीज़ प्रोडक्ट मिल जाए। तो मार्केट में रिटेल इंस्टीट्यूशन जो होती है ना वो भी चाहते हैं कि हमें जो है ना चीप प्राइस में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि जितने नीचे से बाय करेंगे उतनी जब मार्केट ऊपर जाएगी तो उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब उन्होंने यहाँ कुछ ऑर्डर यहाँ से बाई किया, कुछ यहाँ से बाई किया, सारी बातें उनके जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होता है ना वो यहाँ से ख़राब हो जाता है। इस वजह से जो है ना कंसोलिडेशन फेज़ में जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो चुपचाप से अपने थोड़े थोड़े, मिसाल के तौर पे अगर उन्हें $10 मिलियन की बाइंग करनी है ना, तो वो कुछ बाइंग उन्होंने यहाँ पर करी होंगी। देखिए यहाँ पे इतना बड़ा इम्पल्स मूव आया हुआ है। मेरे ख्याल से एक या मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको कि $1 मिलियन की बाइंग उन्होंने यहाँ पे कर ली, फिर मार्केट नीचे आई, वापस उन्होंने $2 मिलियन की बाइंग यहाँ पे कर ली, फिर कुछ बाइंग ऑर्डर शायद वो यहाँ पे लगा दें। तो इस तरह से करते करते वो अपने सारे बाइंग ऑर्डर्स जो है ना वो एडजस्ट करते हैं, ताकि उनकी मार्केट में स्लिपेज ना लगे। अब हम बात करते हैं कि मार्केट जो है लिक्विडिटी किस तरह से कलेक्ट करती है। जो मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया था कि मार्केट इज़ कलेक्टिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है, मैंने आपसे पहले वीडियोस में कुछ बात की है, लेकिन प्रॉपरली इसमें जो है ना वीडियो कुछ टाइम में आ जाएगी। मिसाल के तौर पे आपका मार्केट का ना एक हाई था, हुआ क्या कि नेक्स्ट कैंडल ने ना बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेलिंग की होगी। जैसी सेलिंग की होगी तो इसकी इक्वल ये इसके साथ ही इन्होंने अपने स्टॉप लॉस लगाए हुए होंगे। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर आई, यहाँ से विक लगाई, और जिन लोगों ने अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया हुआ होगा ना उनके स्टॉप लॉस ले गई। मिसाल के तौर पे मार्केट में लोगों ने यहाँ से बाइंग की इस पॉइंट से, यहाँ पे अपना या तो इक्वल या तो इसके इस पार यहाँ पे ना अपना स्टॉप लॉस लगाया। मैं आपको क्लियर पिक्चर दिखा देता हूँ उसकी, ताकि आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना हो उसके अंदर। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे किसी ने जो है ना अपना ऑर्डर यहाँ पर प्लेस किया। अब हुआ क्या होगा कि उन्होंने सोचा होगा कि भाई यहाँ पे तो हमें एंट्री मिल रही है। जैसे ही उन्होंने यहाँ पे एंट्री लगाई ना, उसके बाद देखें क्या हुआ है, मार्केट ने फ़ौरन उनकी जो है ना लिक्विडिटी स्वीप की है, और उसके बाद जो है ना मार्केट ने वापस बेरिश डाउनवर्ड जो है ना अपनी एक प्राइस एक्शन को कंटिन्यू किया है। वैसे ये तो एक छोटी सी एग्जांपल थी। उसके बाद आप यहाँ पर आएँ और ये देखें कि यहाँ से मार्केट ने इस वाली कैंडल की जो है ना लिक्विडिटी स्वीप की है, यानी बहुत सारे लोगों ने यहाँ से सेलिंग की होगी, अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए होंगे कहीं पे, मार्केट ने आई और मार्केट ने इसको जो है ना स्वीप कर दिया। उसके बाद मिसाल के तौर पर ये देखें, मार्केट बहुत सारे लोगों ने यहाँ से बाइंग की होगी, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने यहाँ से इनका स्टॉप लॉस लिया। उसके बाद मार्केट ने देखें इस वाली लिक्विडिटी स्वीप की, फिर मार्केट का एक ये लो था, मार्केट ने फिर इसको दोबारा स्वीप किया। करते करते मार्केट ने जो है ना बहुत सारी स्वीपिंग जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट कर दी। उसके बाद मार्केट ने ये हाई बनाया, मार्केट थोड़ा सा नीचे है, उसके बाद वापस मार्केट ने इसकी जो है ना लिक्विडिटी स्वीप कर दी। तो मार्केट में जो है ना लिक्विडिटी इसी तरह से जो है ना जनरेट होती है। और जाहिर बात है मार्केट के अंदर पैसा जो है ना, कोई कंट्री या कोई ऐसा कोई बैंक नहीं है जो मार्केट के अंदर पैसा डाल रहा हो और आप प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर निकल रहे हो, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई बंदा मार्केट में पैसे लॉस करता है तो किसी का प्रॉफिट होता है। मार्केट मार्केट में कौन देगा पैसे, यानी कि कौन सी ऐसी खलाई मखलूक है जो मार्केट के अंदर पैसे डालेगी, कोई भी नहीं डालेगी। तो जाहिर बात है मार्केट के अंदर पैसे होने चाहिए ताकि वो लोगों के अंदर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सके, वरना जो है ना किस तरह से जो है ना मार्केट आपको पैसे प्रोवाइड करेगी। तो आपको उम्मीद समझ में आ गया होगा कि कंसोलिडेशन फेज़ क्या होता है। कंसोलिडेशन फेज़ के लिए मैं एक दफ़ा दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। ऐसी रेंज होती है मार्केट के अंदर जिसमें ना मार्केट बुलिश होती है ना मार्केट बेरिश होती है,
दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि मार्केट इसके अंदर लिक्विडिटी ग्रैब कर रही होती है, लिक्विडिटी स्वीप कर रही होती है, लिक्विडिटी जमा कर रही होती है, पैसे जमा कर रही होती है रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस खा के। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि ना इसमें बायर्स हैं इस टाइम पर, ना सेलर्स हैं, मार्केट इक्वली चल रही है। उसके बाद जो है ना चौथी चीज़ मैंने आपको बताई कि ज़्यादातर जब होती है या तो एक बड़ा मूव आने वाला हो उसके बाद, चाहे वो डाउन साइड हो चाहे वो जो है ना अपर साइड हो, या तो एक बड़े मूव आने के बाद मार्केट थोड़ा सा रेस्टिंग फेज में आ जाती है। उसके अलावा फिर मैंने पांचवा पॉइंट आपको ये बताया कि इंस्टीट्यूशंस अपना ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से मार्केट इतनी स्लो फेज में होती है और लिक्विडिटी भी जमा करके दे रही होती है उनको, और इंस्टीट्यूशंस अपने जो है ना ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में कामयाब भी हो जाते हैं। अच्छा जी, अब मैंने जो है ना आपको बता दिया कंसोलिडेशन होता क्या है, इससे डील किस तरह से करते हैं। अब लास्ट पॉइंट हमारा रह गया है कि इसमें ट्रेड किस तरह से करनी है। अच्छा देखिए, अब ये देखें हमारा जो है ना ट्रेड का पीओवी क्या होता है। ट्रेड का पीओवी ये होता है कि आपने जब सुबह ट्रेडिंग भी ओपन किया होगा तो आपने देखा होगा कि भाई मार्केट में ओवरऑल मोमेंटम क्या है। मार्केट में ओवरऑल मोमेंटम आपको नज़र आया बाइंग का। आप देख रहे होंगे कि 4 आवर की कैंडल्स ने काफ़ी बुलिश क्लोजिंग की है, बहुत सारी लिक्विडिटी को यहाँ से मार्केट जो है ना स्वीप करते हुए ऊपर चली गई है। और लास्ट जो मार्केट का एक ये वाला एक हाई था, इसकी भी लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप की। फिर मार्केट ने दोबारा इसको दोबारा स्वीप किया, फिर मार्केट ने इस वाले हाई को स्वीप किया। अच्छा, ये तो हमारी लिक्विडिटी स्वीपिंग हो गई और मार्केट का हमें बायस समझ में आ गया। ये मैं आपको बहुत बेसिक तरीका बता रहा हूँ, वरना और भी कंफर्मेशन होती हैं। अच्छा, अब मार्केट का हमने ओवरऑल बायस देख लिया कि मार्केट में आपका 4 आवर का जो बाइंग जो है ना मूवमेंट है वो बाइंग पे है, बाइंग आपका बायस है। तो अब इस कंसोलिडेशन फेज में आप क्या करेंगे, आप आकर अपने बाइंग के पीओआईज निकालेंगे। बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू आप सप्लाई डिमांड पे ट्रेड करते हैं, किसी चीज़ पे भी ट्रेड करते हैं, तो आप जो है ना उससे पहले अपना एक जो है ना पीओआई निकालेंगे। मिसाल के तौर पे एक 1H का पीओआई है, यानी मैं पीओआई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी से मैं यहाँ से जो है ना इंटरेस्टेड हूँ बाइंग या सेलिंग करने में। तो अब आपने ये देखा कि आप ऊपर के लेवल पर ना कहीं पे 1 आवर का पीओआई समझ में नहीं आ रहा, तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले गए। अच्छा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड किसी भी बिगनर को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे नज़र आया कि भाई मेरे पास ना अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ से मैं बाइंग करूँगा, तो मैं कोई बेवकूफ़ी यहाँ पे नहीं करूँगा और मैं चुपचाप वेट करूँगा कि रिटेल ट्रेडर्स, मेरे जैसे दूसरे ट्रेडर्स, अपनी लिक्विडिटी सुकून से यहाँ पे मार्केट को दे दें। और जो मेरे पीओआईज हैं, सप्लाई एंड डिमांड एरिया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो भी आपका जो पीओआई है जिस पे भी आप ट्रेड करते हैं, मैं वेट करूंगा कि मार्केट उस लेवल पर टैप करे। अब मैं यहाँ पे बैठ के ये नहीं सोचूंगा कि भाई मार्केट ने बाइंग जाना है सेलिंग जाना है क्या करना है। मेरा बायस मैंने निकाल लिया कि 4 आवर मेरा ओवरऑल बुलिश है, मेरे पास 1 आवर के भी पीओआईज हैं, मेरे पास 15 मिनट के बुलिश पीओआईज भी हैं। ऊपर सेलिंग का कोई लेवल मुझे यहाँ पे फिलहाल दिख नहीं रहा है। 1 आवर का जो है ना चेंज ऑफ करेक्टर भी मेरे पास मौजूद है बुलिश। जब मेरे पास सारी कन्फ्लुएंसेस हैं, सारी निशानियां हैं बाइंग की, तो मैं ज़ाहिर बात है यहाँ पे बाइंग ही देखूंगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे बाइंग या सेलिंग में से एक तरफ स्विच हो जाना है। मैंने स्विच कर लिया कि भाई मुझे बाइंग करनी है। बाइंग करने के लिए मैंने देखा कि भाई मेरे पास 15 मिनट में ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ से मैंने ट्रेड करनी है इन लेवल्स में से। अब चाहे वो मार्केट यहाँ पे आके ग्रीन कैंडल्स बनाना शुरू कर दे, चाहे मार्केट यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल बना दे, चाहे मार्केट यहाँ पे 1 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर कर दे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, जो भी आपका जो है ना कन्फ्लुएंस है, तो मैं चाहूँगा कि मार्केट इस पूरे लेवल को ब्रेक करे। मार्केट इस पूरे लेवल को ब्रेक करने के बाद जो है ना यहाँ सबकी लिक्विडिटी यहाँ से मार्केट उठा ले, सारी जो सेल साइड लिक्विडिटी है वो उठा ले, और उसके बाद जो है ना मार्केट नीचे टैप करे, यहाँ पे मुझे अपना क्या कहते हैं एंट्री कंफर्मेशन दे, और उसके बाद मैं यहाँ से बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ। सिंपल एज दैट। आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना कंसोलिडेशन फेज में, सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालने हैं। वो निकालने के बाद आपको वेट करना है कि कंसोलिडेशन फेज का जो है ना ब्रेक हो जाए। ब्रेक होने के बाद आपने एंट्री लेनी है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कंसोलिडेशन मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया कि होता क्या है, ट्रेड किस तरह से करते हैं, वेट क्या करना है, क्या चीज़ नहीं करनी है, बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे होते हैं, तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली हैं। अपने फेसबुक पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और या फिर जो है ना कमेंट में पिन कर दूंगा। आपने वहाँ फॉलो मस्ट करना है, क्योंकि वहाँ पे डेली हम जो है ना मेजर करेंसी पेयर्स के एनालिसिस पोस्ट कर रहे होते हैं। कोई सिग्नल्स वगैरह सेल नहीं हो रहा होता है वहाँ पे, आपने सिर्फ आके वहाँ पे अपने एनालिसिस आपने को चेक करना है, आप आपकी अपनी कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपने अपनी मार्केट में लगाया हुआ है और अपने रीचेक करना है कि भाई सही है नहीं है, क्या पता आपको कोई नई चीज़ वहाँ से सीखने को मिल जाए। इसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में फंडेड नेक्स्ट के कुछ डिस्काउंट कोड्स होते हैं। अगर आप चैलेंज अकाउंट परचेज करते हैं फंडेड नेक्स्ट के थ्रू और आपको डिस्काउंट वगैरह चाहिए, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको 3-5% का डिस्काउंट डिस्क्रिप्शन में मैं कोड डाल दूंगा, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आपने डिस्काउंटेड रेट में परचेज करना है तो वहाँ से आप
कोड कॉपी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। अल्लाह हाफिज़।